नमस्कार बच्चों। आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में क्रिएटिव टीचर। आज हम कक्षा 8वीं के अंतर्गत समाजशास्त्र के अंतर्गत हम विषय हमारा है इतिहास। इस विषय के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे पाठ तीसरा, अंग्रेजी सत्ता के परिणाम। अंग्रेजी सत्ता के परिणाम क्या हुए? अब अंग्रेजों, देखिए हमारे देश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ब्रिटिशों के आने के पहले हमारे देश में जैसे कि खोज होने लगी थी कि यूरोप में कुछ सत्ताएं इधर उधर से आकर के राज करने लगी, और उसके आधार पर सबसे पहले तो खोज हुई। हमारे भारत में पुर्तगाली आए, डच आए, और बहुत लोग आए हैं ना। जैसे पुर्तगाली है, डच है, फ्रांसीसी है, अंग्रेज, ये सभी सत्ताएं भारत के बाजार को अपने अधिकार में करने के लिए, अब भारत को अपने अधिकार में करने के लिए स्पर्धा में उतरी हुई थी। और इसी के चलते जब अंग्रेज भारत में व्यापार के बहाने आए, तब भारत में पहले से ही आए हुए को पुर्तगालियों ने उनका कठोर विरोध किया। विरोध करना स्वाभाविक था, क्योंकि भारत एक उस समय सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। अपार संपत्ति थी, और उस संपत्ति को लूटने के लिए तरह तरह के कालान लोग आए। अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच जो मित्रता के संबंध जो है स्थापित हुए कुछ दिनों बाद, और उसके पश्चात दोनों के बीच का विरोध जो है वह कम हो गया। परंतु भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की स्पर्धा में अंग्रेजों को फ्रांसीसी, डच और स्थानीय सत्ताधीशों के विरोध का सामना हमेशा करना पड़ा। और इसी विरोध को हम बारी बारी से आगे आने वाले स्लाइड्स के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अंग्रेज और मराठों के बीच में किस तरह से संघर्ष हुआ, और उन्होंने क्या क्या हुआ उनके बीच में, है ना। मुंबई अंग्रेजों का पश्चिमी भारत का प्रमुख केंद्र था। इसके आसपास के प्रदेश को अपने अधिकार में कर लेने की का अंग्रेजों का प्रयास था, परंतु इस प्रदेश पर मराठों की बड़ी मजबूत पकड़ थी, जिसकी वजह से माधवराव पेशवा जो थे, उन्होंने उनकी मृत्यु के पश्चात पेशवा पद की लालसा में आकर उनके चाचा रघुनाथ राव ने अंग्रेजों की अंग्रेजों से सहायता मांगी, और इस प्रकार मराठों की राजनीति में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। देखिए क्या हुआ कि माधवराव पेशवा की मृत्यु के पश्चात उसके जो चाचा थे वो रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सहायता मांगी, और इसी के साथ अंग्रेजों की नीति जो थी वो मराठों के साथ मिलने लगी। 1774 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी के बीच में मराठों के और अंग्रेजों के बीच में 3 युद्ध हुए। इसमें 1782 ईस्वी में सालबाई की प्रथम युद्ध, सॉरी ये वाला देखिए, ये शायद इसको मैं स्लाइड एनिमेशन देना भूल गया। प्रथम युद्ध में मराठा सरदारों ने एकजुट होकर अंग्रेजों का सामना किया। परिणामतः मराठों की विजय हुई। उसके पश्चात 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि हुई, और अंग्रेज मराठों के बीच चल रहा जो यह प्रथम युद्ध जो है वह समाप्त हुआ। इस तरह से मराठे और उसके अंग्रेजों के बीच में जो संघर्ष रहा उसे संक्षेप में समझा जा सका, और उसको आप किताब में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अगला टॉपिक देते हैं सहायक सेना। सहायक सेना मतलब क्या? सहायक सेना कैसे हुई, क्या है? 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली जो है भारत के गवर्नर के रूप में आया। उन्होंने संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना उसकी
नीति थी, क्योंकि उसकी चाह थी कि वो संपूर्ण भारत पर अपना कब्जा हो जाना चाहिए। इसके लिए उसने अनेक भारतीय सत्ताधीशों के साथ सहायता सहायता सेना के समझौते किए। अब ये सहायता सेना समझौता क्या था? भारतीय राजाओं को उनके राज्य में अंग्रेजों की सेना रखनी होगी। इस सेना के व्यय हेतु नगद राशि अथवा उतनी आय का प्रदेश कंपनी को देना होगा। ऐसी कुछ शर्तें रखी गई। भारतीय शासक अन्य सत्ताधीशों के साथ अंग्रेजों की मध्यस्थता से ही संबंध स्थापित करेगा। अपने दरबार में अंग्रेजों का रेजिमेंट यानी प्रतिनिधि रखना होगा। ऐसी कुछ शर्तें जो थी, ये शर्तें और ये दोनों शर्तें, ये शर्तें उन्होंने रखी। भारत के कुछ जो सत्ताधीश थे इन संधि को स्वीकार किया और अपनी स्वतंत्रता को वो खो बैठे। इससे क्या हुआ? बाजीराव द्वितीय जो थे अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली उन्होंने, और सहायक संधि इसी को हम वसई की संधि के नाम से जानते हैं। बाजीराव द्वितीय ने वसई की संधि, और इस संधि से मराठे खुश नहीं थे। अंग्रेजों के अधिक हस्तक्षेप से बाजीराव को पसंद नहीं आया और अंग्रेजों के साथ दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में उनकी पराजय हुई और उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया। और इसके पश्चात उन्होंने इस बीच मुगलों की राजधानी प्रत्यक्ष में दौलत राव शिंदे को जो थे वह उनके अधिकार में थी, और शिंदे की सेना को पराजित कर जनरल लेक ने मुगल शासक को बंदी बनाकर हिंदुस्तान पर विजय पाली। और इस तरह से जो सेना थी, सहायक सेना, इस तरह से नियम और शर्तों के माध्यम से अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के माध्यम से प्रचार किया। आगे चलते हैं, देखिए छत्रपति प्रताप सिंह के बारे में जानते हैं। जो पेशवाई खत का अस्त हुआ, फिर सातारा के छत्रपति जो थे प्रताप सिंह गद्दी पर थे। उनके अंग्रेजों ने छत्रपति प्रताप सिंह को गद्दी पर के साथ एक संधि कर ली। कौन सी संधि की? संधि करने के बाद उसे ग्रांट डफ नामक अधिकारी को उनके राज्य प्रशासन में सहायता करने हेतु नियुक्त कर दिया गया। उसके पश्चात उन्हें गद्दी से पदच्युत करके काशी में रखा गया, और वहीं काशी में ही उनकी 47 में उनकी मृत्यु हो गई। देखिए ये थे पेशवा जो थे छत्रपति प्रताप सिंह। पेशवाई खत्म होने के पश्चात इन्होंने अंतिम जो पेशवाई के शासन किया, और अंत में इन्होंने लालच में आकर अपनी जान गंवा बैठी। अंग्रेजी सत्ता, इसके पश्चात हम मेन टॉपिक पर आते हैं, जैसे कि अंग्रेजी सत्ता के परिणाम। भारत में अंग्रेजी सत्ता के बहुत ऐसे परिणाम हुए जो कुछ भारत के लिए फायदेमंद थे, और कुछ ऐसे थे जो बहुत ही नुकसानदायक थे, जिससे जनता में बहुत आक्रोश हुआ। और आक्रोश होने के साथ साथ इससे एक अंग्रेजों के खिलाफ एक दावाग्नि, जिसको हम कहते हैं, दावाग्नि मतलब जंगल में जैसे आग फैलती है ना, वैसे ही अंग्रेजों के खिलाफ लोगों की भावनाएं उमड़ने लगी। तो देखिए परिणामों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे देखिए क्या है परिणाम? दोहरी शासन व्यवस्था। दोहरी शासन व्यवस्था मतलब यहाँ पर सरकार जो है शासन व्यवस्था लगाई गई। अब यहाँ तो मैं डिस्क्रिप्शन नहीं बता सकता, आप इसको पुस्तक से अच्छे से पढ़िए। मैं अगले वीडियो में हर एक टॉपिक के ऊपर इसके ऊपर चर्चा वीडियो बना करके भेजूंगा। दोहरी शासन व्यवस्था मतलब जब कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को 1765 ईस्वी में बंगाल में जो दोहरी शासन व्यवस्था लगाई थी, कैसा मतलब कि कंपनी ने राजस्व इकट्ठा करने का कार्य अपने हाथ में रखा तथा शांति और व्यवहार बनाए रखने का कार्य बंगाल के नवाब को सौंपा। ये दो जो दोहरी शासन व्यवस्था थी, और इस शासन व्यवस्था के खिलाफ वहाँ के लोग उमड़ पड़े। पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून। पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उस एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर ने गवर्नर जनरल का पद दे दिया। और इस एक्ट के अनुसार लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वह वहाँ का गवर्नर बनाया गया। और
उसे साथों साथ मुंबई और चेन्नई का भी नियंत्रण रखने के लिए कहा गया, और उसके साथ साथ उसको उसका अधिकार प्राप्त हुआ। और उसी के साथ उन्होंने भारत के कुछ भाग विषय में पिट कानून पारित किया गया, और जिसके माध्यम से पार्लियामेंट को नियंत्रण रखने हेतु स्थायी स्वरूप की नियंत्रण परिषद गठित की गई, और इस परिषद को कंपनी द्वारा भारत में चलाई जा रही शासन व्यवस्था के विषय में आदेश देने का अधिकार दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो इसी तरह कंपनी के शासन व्यवस्था में फेरबदल करने वाले कानून पार्लियामेंट बनाए गए, और इस प्रकार कंपनी का जो प्रशासन था वो ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया। अगला जो है प्रशासनिक नौकर तंत्र, सिविल सर्विसेज। अब प्रशासनिक तो नौकर तंत्र मतलब देखिए, अभी आम जिसको हम IAS UPSC के नाम से जानते हैं अभी अपने देश में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से हम जानते हैं, ये उस समय से चली आ रही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नौकर तंत्र का निर्माण करवाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, है ना। तो कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने नियम बनाया, और इसके लिए उसने अधिकारियों के वेतनों में वृद्धि की। उससे प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से अंग्रेजों के अधिकार वाले प्रदेशों के जिले के अनुसार विभाजन किया गया, और जिलाधिकारी कलेक्टर जो था वो प्रशासन का प्रमुख बनाया गया। राजस्व इकट्ठा करना, न्याय प्रदान करना, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना उसके महत्वपूर्ण दायित्व थे। और इस तरह से जो कानून अधिकारियों की भर्ती जो थी वो इंडियन सिविल सर्विसेज ICS भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के नाम से जानी जाती थी। इस तरह से ये प्रशासनिक नौकर तंत्र स्थापित किया गया। अगला है सेना और पुलिस बल। भारत में अंग्रेजों के अधिकार वाले प्रदेश की रक्षा करना, नए प्रदेशों को हथिया लेना, और भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाले विद्रोह का दमन करना सेना के कार्य थे। और देश में सेना ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी सेना और पुलिस बल पर थी। इसके पश्चात है न्याय प्रणाली। जो इंग्लैंड में न्याय प्रणाली का जो ढांचा था, और उसी ढर्रे पर अंग्रेजी ने भारत में न्याय प्रणाली स्थापित की। प्रत्येक जिले के असैनिक अर्थात नागरिकों के मुकदमों के लिए दीवानी न्यायालय, और फौजदारी मुकदमों के लिए फौजदारी न्यायालय स्थापित किए गए। उनके निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए उच्च न्यायालय भी स्थापित किए गए। इस प्रकार से न्याय व्यवस्था का गठन किया गया। अगला मुद्दा है कानून के सम्मुख सभी समान, मतलब विधि समान, सभी समान। अब देखिए, ये एक ऐसा परिणाम हुआ कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कानून थे, तो न्याय प्रदान करने में जातियों के अनुसार भेदभाव होता था। और लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में जो एक समिति स्थापित की गई थी, वह एक कानून की संहिता तैयार किया गया उसके बाद, और उसके द्वारा संपूर्ण भारत में एक ही कानून लागू किया गया। कानून के सम्मुख सम्मुख सभी समान हैं, ऐसा लॉर्ड मैकाले का कहना था। यह सिद्धांत अंग्रेजों ने रूढ़ किया, और इस प्रणाली के कुछ दोष भी थे। कैसे दोष? मतलब यूरोपीय लोगों के मुकदमे चलाने के लिए स्वतंत्र न्यायालय थे और विभिन्न कानून थे। नए कानून आम लोगों के लिए समझ के परे थे। न्याय पाना साधारण लोगों के लिए बहुत खर्चीली बात थी, इसीलिए मुकदमे कई वर्षों तक चलते रहते थे। अगला जो मुद्दा था, परिणाम जो था भारत का, वो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ। अब आर्थिक नीतियों की अगर हम बात करें तो हमेशा देखो प्राचीन समय से आक्रमण होते रहे भारत पर, और जब आक्रमण किए और वहीं आकर बस गए भारत में, और वहाँ की संस्कृति से घुल मिल गए, और घुल मिलने के साथ में वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी अपना लिया। अंग्रेजों के विषय में भी ऐसे ही हुआ। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक औद्योगिक क्रांति से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उन्होंने रूढ़ किया, और इस तरह से इस व्यवस्था के लिए पोषक ऐसी अर्थव्यवस्था उन्होंने भारत में प्रचलित की, और इस तरह इंग्लैंड को आर्थिक लाभ हुआ, लेकिन वह भी भारतीयों का शोषण करने के साथ ही। अगला जो है भू राजस्व, मतलब लगान, टैक्स जिसको हम कहते हैं, विषयक नीति। अंग्रेजों की जो टैक्स विषयक नीति क्या थी। बच्चों, आप वीडियो जो है मुद्दे आपको यहाँ अगर वीडियो चलते हुए नज़र नहीं आएगा, लेकिन आवाज़ सुनाई देगी, आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सुन के एक बार आप वापस पाठ पढ़ लीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। भू राजस्व क्या? भू राजस्व मतलब जमीन का लगान, है ना। तो पहले क्या होता था, शासन जो पहले लोग आत्मनिर्भर होते थे, कृषि पर निर्भर थे,
कृषि और अन्य उद्योग जो थे वो गांव की आवश्यकताओं पूरी हो जाती थी उससे। भू राजस्व जो थी आय का मुख्य स्रोत था अंग्रेजों का। उन्होंने फसलों के ऊपर निर्धारित लगान लगाना शुरू किया उन्होंने। फसल अच्छी न आने पर लगान में छूट मिल जाती थी और राजस्व मुख्य रूप से अनाज के रूप में लिया जाता था। मुख्य रूप से क्या था, अनाज के रूप में लिया जाता था राजस्व। यदि लगान अदा करने में विलंब हो जाए तब भी किसानों से उनकी भूमि छीन नहीं ली जाती थी। आय में वृद्धि लाने हेतु अंग्रेजों ने राजस्व प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। अंग्रेजों ने भूमि का मापन करके भूमि को क्षेत्रफल के अनुसार लगान का निर्धारण किया। देखो इसमें फिर बदलाव क्या हुआ, जिसकी जितनी जमीन उसके आधार पर उसको लगान देना है, यह हुआ। उसके पश्चात फिर बदलाव होते गए। लगान जो था वो अनाज के बदले फिर नगद राशि में लेना शुरू हो गया। नियम बनाया गया कि लगान जो है वह समय पर ही देना पड़ेगा, नहीं दे पाए तो उसकी जमीन जो है वह अधिग्रहित कर ली जाएगी, मतलब छीन ली जाएगी। अंग्रेजों की राजस्व इकट्ठा करने की जो प्रणाली जो भारत में विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग थी और धीरे धीरे शुरुआत में तो कम था, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों का शासन बढ़ते गया वैसे वैसे वह अंग्रेजों का किसानों के ऊपर शोषण भी बढ़ने लगा। अब ये जो नई भू राजस्व प्रणाली थी उसकी व्यवस्था के क्या दुष्प्रभाव हुए, उसके क्या दुष्परिणाम हुए। इस व्यवस्था के कारण किसान जो थे उन दामों में अपनी फसल बेचने लगे जिन दामों में लगान भरा जा सके, क्योंकि लगान चुकाना जरूरी था उनके लिए। व्यापारी जो और जो आड़तीय थे, आड़तीय देखो, आड़तीय मराठी महाराष्ट्र में आड़तीय बोलते हैं, दलाल जिसको हम कहते हैं, वह उनके कम दामों में उसका अनाज खरीदने लगे। समय पड़ने पर किसान क्या करते थे, समय पड़ने पर लगान भरने के लिए साहूकारों के पास अपने खेत गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़ता था। फलस्वरूप किसान जो है वह कर्जदार बन गए। यह इसका भू राजस्व व्यवस्था का एक दुष्परिणाम था। कर्ज न लौटाने पर उन्हें अपने खेत बेचने पड़ते। सरकार, जमींदार, साहूकार और व्यापारी सब लोग इनका शोषण करने लगे। कृषि का व्यापारीकरण कृषि का व्यापारीकरण जो है, कृषि का अगला जो मुद्दा है वो हमारा कृषि का व्यापारीकरण है। अब कृषि का व्यापारीकरण कैसे होगा? पहले जमाने में किसान जो थे अपनी आजीविका को ध्यान में रखते हुए अपने भोजन के लिए सिर्फ अनाज इकट्ठा करते थे और उसी तरह वे अपना उदर निर्वाह करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने उनके ऊपर निर्बंध डाले कि अंग्रेजों ने उन पर निर्बंध लगाया कि आपको क्या करना है कि खाद्यान्न, नकदी फसलों का उत्पादन करना है, जैसे कि कपास है, नील है, तंबाकू है, चाय है। ऐसी फसलों का उपज लेने की अपेक्षा लाभ प्राप्त करा देने वाली व्यापारिक फसलें जो थी उनको उनके ऊपर बल दिया गया और किसान जो थे वह अपने कृषि का व्यापारीकरण की ओर मुड़ने लगे। फिर अगला मुद्दा है अकाल। अकाल मतलब क्या? 1960 से 1860 से ईस्वी सन 1900 के बीच में भारत में भारी मात्रा में अकाल आया और ऐसी स्थिति अंग्रेजों ने शासकों के अकाल निवारण हेतु पर्याप्त प्रयास नहीं किए। साथ ही जलापूर्ति की योजनाओं पर पर्याप्त व्यय भी नहीं किया गया, जिसके कारण किसानों को और जनता को बहुत ही नुकसान सहना पड़ा। अगला मुद्दा है परिवहन एवं संचार व्यवस्था में सुधार। देखिए क्या है, 1952 में 1952 में 53 में मुंबई और ठाणे के बीच में सबसे पहली रेलगाड़ी शुरुआत हुई, बराबर, क्योंकि जब कोलकाता और दिल्ली को जोड़ने वाला राजमार्ग का निर्माण कराया गया। और उसी साल 1953 में ही टेलीग्राम यंत्र द्वारा संदेश भेजने की व्यवस्था अंग्रेजों ने भारत में प्रारंभ की और इस व्यवस्था द्वारा भारत के प्रमुख नगर तथा सैनिकों स्थान एक दूसरे के साथ जोड़ दिए गए और इसी भांति अंग्रेज ने डाक व्यवस्था भी प्रारंभ की। इन सभी सुधारों से भारतीय समाज जीवन दूरगामी परिणाम हुए और देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क बढ़ा। परिणामतः उनके बीच एकता की भावना में वृद्धि होने लगी।
अगला मुद्दा है कि भारत के पुराने उद्योग धंधों का ह्रास हुआ। ह्रास मतलब पतन जिसको हम कहते हैं। पतन कैसे हुआ? भारत से इंग्लैंड जाने वाले माल पर अंग्रेज सरकार जो है जबरदस्ती कर वसूल करती थी, जबरदस्त कर वसूल करती थी। इसके विपरीत इंग्लैंड से भारत में आने वाले माल पर बहुत कम कर लिया जाता था, और कम कर लिया जाता था जिससे क्या होता था, माल का उत्पादन बड़ी मात्रा में और कम लागत में होता था। और ऐसे सस्ते माल के साथ प्रतिद्वंदता करना भारतीय कामगारों को कठिन सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि बाहर से आया हुआ जो माल था वह कम और सस्ते की दाम में मिलता था, और यहाँ भारत में उनको अधिक, उनकी जो प्रतिस्पर्धा थी उनसे वह टिक नहीं पाए, और इस वजह से पुराने जो उद्योग धंधे थे उनका धीरे धीरे पतन होने लगा, ह्रास होने लगा। भारत में फिर क्या हुआ? नए उद्योग धंधों का विकास हुआ। नए उद्योग धंधे मतलब बड़े बड़े जो व्यापारी थे वो अब बड़े बड़ी उद्योग, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने लगे। 1953 में कासोजी नानोभाई दावर ने मुंबई में पहली कपड़ा मिल शुरू की। 1955 में बंगाल के रिसरा में पटसन की पहली मिल प्रारंभ हुई। फिर 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने 1907 में जमशेदजी टाटा ने आयरन स्टील एंड कंपनी का इस्पात जो था वह निर्माण किया जमशेदपुर में। और इस तरह से अनेक जैसे छोटे मोटे उद्योग जैसे कि कोयला, खनिज धातुएं, चीनी, सीमेंट, रासायनिक पदार्थ जैसे उद्योगों का भी प्रारंभ हुआ। और अंत में हमारा मुद्दा है जो परिणाम है, सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम। सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम। सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में बहुत सारे कार्य हुए, जैसे कि अंग्रेजों विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, और 1857 से ही कोलकाता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 1935 से ही अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ। 1956 में लॉर्ड डलहौजी ने पुनर्विवाह कानून बनाया। 1929 में लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाने का कानून बनाया। तो ऐसे जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम जो थे वह धीरे धीरे अंग्रेजों के आने के कारण भारत में परिणाम होने लगे। इन सभी परिणामों की कुछ अच्छे अच्छे भी परिणाम हुए और कुछ बुरे असर हुए, जिससे हमें अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। और इसी के आधार पर हम अगले टॉपिक में 1857 का स्वतंत्रता युद्ध पर चर्चा करेंगे। बच्चों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगले ऐसे वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।